ऑक्सी एसिड ऑफ क्या हुआ? इसमें लगा हुआ है ना, तो फिर चलो सल्फर के ऑक्सी एसिड देखो क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं इधर। देखो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में इधर लिखेंगे फार्मूला। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिखेंगे, उस पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड का नाम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला ऑक्सी एसिड H2SO3, ठीक है। यहाँ सल्फर का स्टेट निकालेंगे तो -6 + 2 -4 यानी +4। ये आप निकाल लोगे तो डायरेक्ट में लिख दूंगा, ठीक है। नेम है इसका सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। आपको क्या करना है कि ये जो दो H है ना, इनको ऑक्सीजन के साथ देना है। जैसे देखिए सल्फर है OH OH, ठीक है। अब क्या बचा, एक वो बचा, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका सल्फ्यूरस एसिड का। बाकी समझदार वगैरह बचे, ठीक है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा होता है, पी पाई या पी पाई डी पाई? चलो समझदार हो तो बताओ, थैंक यू बोल रहे थे। ये पाई बॉन्ड जो बना है कैसा है, पी पाई या पी पाई? क्यूटी पाई। जो बोला करो तेज बोला करो ना, जिससे हम तक आवाज तो आए, हमको सुनाई तो दे। जब इतना बोलने की हिम्मत है तो तेज बोला करो तो मैं सुन सकूं। औकात है तो तेज बोला करो, ठीक है। नहीं औकात है तो मुंह बंद रखा करो। हाँ समझा ना, स्मार्ट बनते हो ना बेटा, सच में स्मार्ट बना करो, तेज बोला करो डंके की चोट पे। हाँ सर मैं ये बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसे पीछे धीरे बोल के चोर जैसा, हाँ वो मत काम किया करो छोटे के जमीन। चलो बताओ क्या है, पी पाई या पी पाई डी पाई? बोलो पी पाई डी पाई ना, सब तुक्का मार रहे। सल्फर का जरा हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ पे। sp2 sp3 है। इसका मतलब S पूरा यूज कर चुका है सल्फर, P भी पूरा यूज कर चुका है सल्फर, क्योंकि P में 3 ही होते हैं और sp3 में तीनों P काउंट हो चुके हैं। इसका मतलब अब सल्फर का जो भी पाई बॉन्ड बना होगा वो D से बना होगा, और ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड बनाता है P से। ये पाई बॉन्ड D पाई P पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगला H2SO4, सल्फर होता है +6, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो क्या करना है, देखो बिल्कुल हाइड्रोजन उतना ही है, सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ाना है। क्या इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, सल्फ्यूरिक बन गया। इतना तो था ही, अब डबल बॉन्ड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तीसरा H2SO5, जैसा पढ़ा रहा हूं देखो उसी आपको याद करना आसान। H2SO5, यहाँ सल्फर का ऑक्सीजन अगर तुम ट्रेडिशनल तरीके से निकालोगे तो आई होप मुझे लग रहा है तुम्हारा +8 आ जाएगा, बराबर ना, +8, और वो हो जाएगा गलत, तो सल्फर का मैक्सिमम ही +6 होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा, +6 ही होता है। इसको बोलते हैं अपन लोग कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, इसका दूसरा नाम होता है
पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। आप देखो क्या कर रहे हैं, आप देखो अगर देखो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तो या तुम चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बनाओ। ये ऐसे बनाया OOH, ये है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। आपका +8 इसलिए आ रहा था क्योंकि आप पांचों के पांचों ऑक्सीजन को ऑक्साइड मान के -2 मान रहे, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो परऑक्साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ एक परऑक्सी लिंकेज है, तभी नाम पड़ा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये -1, ये -1, ये -2, ये -2, ये -2, ये +1, ये +1, ओवरऑल -2 कितने हो गए, -2 -2 -2 -6 -7 -8 और -8 +2 -6, तो सल्फर हो गया +6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप कैरोज एसिड। ये पहले ये तीन फॉर्म है, H2SO3, H2SO4 और H2SO5। ठीक है, चौथा H2S2O3, H2S2O3, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलो, इसमें अगर आप निकालिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहले स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोनों सल्फर का इंडिविजुअल पूछता है। आप जो निकालोगे वो एवरेज आएगा। ठीक है, एक बात बताओ, H2S2 दो S बनाने हैं, आप देखिए अपने पास अगर देखो H2 पहले क्या था, H2SO4 दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, आपने को क्या करना है, एक ऑक्सीजन कम करना है। आप इस स्ट्रक्चर को देखो आराम से, ये क्या है H2, यहाँ पे भी H2 है, यहाँ एक S है और 4 ऑक्सीजन, यहाँ एक S बढ़ा, एक ऑक्सीजन कम हुआ। क्या समझ में आ रहा है, एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दूं, बराबर है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा दिमाग लगाए काम करो तो समझ में आ जाएगा। कुछ बराबर। और यहाँ सल्फर का स्टेट पूछे तो आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा तो -2 +2, आज सुबह बता रहा था, ये बॉन्ड टूटेगा -1 +1, ये बॉन्ड टूटेगा -1 +1, और ये बॉन्ड भी टूटेगा, जो बता देना, क्योंकि sp2 हाइब्रिड है और ये sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये भी टूटेगा -2 और +2। तो सल्फर देखिए कि ये +6 और -2, नीचे वाला सल्फर +6, ऊपर वाला -2, तो दो तरह का स्टेट है, +6 एंड -2। आप देखो ना थायोसल्फेट जैसा कुछ दिख रहा है, Na2H2O3 सुबह पढ़ रहे थे ना, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। पांचवें पे है आपका H2S2O4, H2S2O4, इसको बोलते हैं डायाथिनस एसिड, डायाथिनस एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, H2 पहले आप ऐसे बना लीजिए, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 बना लिया, और हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन के साथ आपको देना ही है, तो आप OH OH, बस स्ट्रक्चर हो गया है। डायाथिनस जब भी आ रहा है, डायाथिनस का मतलब सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, तो सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड है, बाकी यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। आप क्या ऑक्सीजन बता सकते हो, देखो सल्फर और सल्फर का बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन चलेगी, ये भी sp3, ये भी sp3, केवल ये बॉन्ड टूटेगा तो -1 +1, ये बॉन्ड टूटेगा -2 +2, तो क्या आएगा +3, तो यहाँ पे सल्फर कॉन्स्टेंट क्या आएगा +3। आज समझ में आ रहा है ना, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। पहले हमने H2 बनाया, तो H को ऑक्सीजन के साथ दिया, बाकी दो को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका H2S2O5, H2S2O5, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या करना है देखो,
क्या एक ऑक्सीजन बढ़ गया? जब भी पायरो टर्म आ जाए ना, पायरो सल्फ्यूरस, तो समझ लेना कि SOS लिंकेज बनने वाला है। पायरो का मतलब ही होता है, अपन देखो सल्फ्यूरस क्या बनाए थे, ये बनाए थे। पायरो सल्फ्यूरस का मतलब ऐसे 2 यूनिट निकालिए। पायरो सल्फ्यूरस का मतलब आपने सल्फ्यूरस बनाना सीखा है, ये सल्फ्यूरस है, बाजू में एक सल्फ्यूरस और बनाइए कुछ ऐसा, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करिए, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? सॉस लिंकेज आ जाएगा क्या? हाँ, सॉस का लिंकेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉस लिंकेज आ जाएगा। तो आप बताओ क्या करना है? हाँ, एक को डाल दूं बस। H2H2O4 था, 5 किया, S और S के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिया। कैसे बनाओ पता है? यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल, इसको कॉपी करिए। ये हो गया आपका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बता सकते हो? देखो, ये -2 +2 -1 +1 -1 +1, क्या 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 हो गया? +4 प्लस, और स्टेट क्या हो गया यहाँ पे? पक्का सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, चेक कर लो एक बार। चलो ये है ना, -1 +1 -1 +1, और ये -2 +2, ये तो होगा ना। इधर भी आप जोड़ेंगे क्या? -1 +1, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा? -1 +1 क्योंकि ऑक्साइड है ना ये +2, समझ आ रहा है क्या? अगला बताइए, एक और बना दीजिए, 7 H2S2O6, ठीक है, इसको बोलते हैं डायथेनिक एसिड। देखो इसका, देखो आप डायथेनस क्या था? H2H2O4, ठीक है, और ये क्या है? डायथेनिक एसिड। H2H2O6 क्या बोलते हैं? डायथेनिक एसिड। अब बताइए आपको क्या करना है? H2H2O6 क्या करोगे? S H2 है, पहले 2 OH तो डाल दीजिए आप ऐसे, ठीक है। कितने आपके पास ऑक्सीजन बचे? अब 4, 1 2 3 4। देखो डायथीनस आ गया ना, जहां भी डायथीनस था या डायथीनिक था, वहां सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा। जहां पायरोटर्म आ जाएगा वहां सॉस लिंकेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डायथेनिक एसिड। ऑक्सीजन स्टेट कितना दिख रहा है? +5, बराबर ना? ये -2 +2 -2 +2, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, ये तो क्या +5 है ना? सल्फर क्या होगा? +5 H2H2O6। अगला H2S2O7, ठीक है, इसको हम ओलियम बोलते हैं ना, आज सुबह बात किया था। इसको बोलते हैं ओलियम, या इसी को बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। आप बताओ बिल्कुल स्ट्रक्चर ये इस तरह से, एक ओ डालना है बस, इसी के बीच में ओ डालना है बस, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। बराबर, +6 आएगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में 6 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +6, समझ में आ रहा है? एंड द लास्ट वन H2S2O8, इसको हम क्या बोलते हैं? आप यहाँ पे H2S2O8 मार्शल एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। मार्शल एसिड या पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ नहीं करना है, आप देखिए सब कुछ बराबर है। एक ऑक्सीजन बढ़ाना है, जहाँ बीच में एक ऑक्सीजन वहां 2 ऑक्सीजन करना है, SOOS लिंकेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ। इतना आपने बनाया, क्या आपने बना रखा था? H2S2O7 का स्ट्रक्चर ये होगा, और ऑक्सीजन लिंकेज आ गया ना, ये देखो ऑक्सीजन सिंगल, ठीक है। आई होप ऑक्सीजन स्टेट +6 ही आएगा, बराबर नहीं? देखो -2 -1 क्या होगा इसका स्टेट? +6। इतने आपके ऑक्सी एसिड होते हैं सल्फर, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कौन सा ऐसा ऑक्सी एसिड है जिसमें SS लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे फार्मूले दे देंगे, तो आप बहुत SOS लिंकेज वही जगह
एक पायरोसल्फ्यूरस, एक पायरोसल्फ्यूरिक। पायरोसल्फ्यूरस का फार्मूला H2SO5 वहां पे पाया जाता है, ठीक है, SOS। और डबल O वाला लिंकेज कहां पे पाया जाएगा? सबसे लास्ट मार्शल एसिड और ऑक्सी लिंकेज, मार्शल एसिड। ये सब बहुत पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। थायोसल्फिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब थायोसल्फ्यूरिक क्या है, थायोसल्फ्यूरस क्या है, सारे हमने कवर करके यहाँ पे दे दिया। कितने से बार क्वेश्चन, सबका ऑप्शन स्टेट पूछ लेगा। सल्फर का ऑप्शन स्टेट क्या होता है, जितना पूछा जाता है उतना ही टेबल में कवर कर दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर आप बना ले जाओगे तो आप शायद सारे क्वेश्चन का आंसर देगा। तो मेन आप फोकस करिए स्ट्रक्चर। देखो इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाया है कि एक सीरीज से देखो H2SO3 सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पैरोस एसिड या पेरोक्सीमोनोस। फिर देखो हमने यहां पर H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, O6, O7, O8 लाइन से पढ़ा है और कैसे उनका स्ट्रक्चर बनेगा। H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हमने कंपेयर करा H2SO4 से, एक एस हटा दिया। फिर जब डायाथीनस आ गया H2S2O4 डायाथीनस, सल्फर सल्फर लिंकेज बनाना ही पड़ेगा आपको, डायाथीनस। H2S2O4 डायाथीनस आ गया। H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड, H2S2O6 डायाथीनिक, डायाथीनस का ये डायाथीनिक है, सिर्फ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन। H2S2O7 सब जानते हैं और O8 सब जानते हैं, मार्शल एसिड, ठीक है। जो तुम्हें थोड़ा तकलीफ, मैं तकलीफ वाले बता रहा हूँ, जो तकलीफ देते हैं 1, 2 और 3, ये तकलीफ वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी तुम सब दिमाग लगा लोगे, सल्फ्यूरस बना लोगे, सल्फ्यूरिक बना लोगे, कैरोस बहुत बार पढ़ते हो, ये इवन ओलियम भी आप बना ले जाते हो, मार्शल एसिड भी आप बना ले जाते हो। सारी तकलीफ कहाँ होती है? थायोसल्फ्यूरस, डायाथीनस और डायट्रिक। जो पायरोसल्फ्यूरस जब बोलेगा ना, जिसको सल्फ्यूरस बनाना आता है वो पायरो बना ले जाएगा, 2 मॉलिक्यूल लिख के क्या करेगा, वाटर निकाल देगा। और देखो पायरोसल्फ्यूरिक इसको बनाना होगा, इसको 2 मॉलिक्यूल लिख के यहाँ से वाटर निकाल के यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पायरो बनाना सबसे आसान होता है, ठीक है। ये हुआ पूरा ऑक्सी एसिड और सल्फर, ठीक है। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। छोड़ गया सब, एक सब कवर। मेन है तुम फोकस करना स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब बता पाओगे किसमें SS लिंकेज है, ठीक है, किसमें SOS लिंकेज है, किसमें SS लिंकेज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आते हैं, ठीक है। ये सुनिए, हाँ आने रखो। बाहर का मौसम अच्छा है, अंदर का नहीं अच्छा है कि नहीं? गर्मी हो रही है ना अंदर? और मैं 25 नहीं, उससे अच्छा बंद करो, कम से कम 21 पे करो या 20 पे करो। 21 पूरी नहीं हो रही, आगे रखो, पीछे वाले लोग को जरूरत नहीं है। आज देखिए ब्लू कलर की फिट नहीं रहा है। गरीब लोग से पूछ लो, हाँ चाहिए गरीब लोग, भिखारी चाहिए क्या ऐसी? हम नहीं करते। देखो ऑक्सीजन फैमिली का जो पॉइंट्स उठ गए हैं,
वो कवर कर लेते हैं फटाफट, ये खत्म आपका ऑक्सीजन। अपने को पता है OH6 नहीं बनता, फटाफट सुन लो बस, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, कोई बता सकता है? यस, ऑक्सीजन के पास सुटेबल एनर्जी का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, वो अपनी कोवेलेंसी को मैक्स टू मैक्स दो कर सकता है बस। ऑक्सीजन के पास SF6 बनता है, सल्फर हेक्साक्लोराइड बनता है, तो सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। समझ में? डिटेल करो, वेरी गुड, ऐसी समझ लो पक्का खत्म कर लियो। all hexahalides of sulfur are unstable। जितने भी सल्फर के हेक्साहैलाइड होते हैं सब अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड को छोड़ के। HCl6, SBr6 का नाम सुनोगे, ठीक है? तो ऑल हेक्साहैलाइड ऑफ सल्फर आर अनस्टेबल एक्सेप्ट SF6। तीसरा, SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ठीक है? SF6 डज नॉट हाइड्रोलाइज, does not hydrolyze due to steric hindrance। मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है बट भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से इसकी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, स्टेरिक हिंड्रेंस। फोर्थ पॉइंट, Sc2Cl2 सेलेनियम डाइक्लोराइड, ये हीट करने पर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है? जब आप इसको हीट करते हो तो ये बनता है AgCl4 प्लस Sc। आप देखिए यहाँ सेलेनियम है +2, यहाँ +4 और यहाँ 0। +2 से +4 क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन, सॉरी +1 ना, ठीक है? और +1 से 0 क्या हो गया? रिडक्शन। 2 क्लोरीन पे -2, तो 2 सेलेनियम पे +2, 1 सेलेनियम पे +1, बराबर? समझ रही हो? +1 से +4 और +1 0, तो देख के लगता है पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं, क्या कर रहे हो? पांचवा पॉइंट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ S8 एंड S6। S8 क्या था? सुबह बताया था, अल्फा सल्फर या बीटा सल्फर, ठीक है? रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, वो S8 के फॉर्म में दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और S8 जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है पकड़ रिंग, नाम सुन लो, आएगा तुम्हारा पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं क्राउन शेप। ठीक है? इसका गंदा बनता है बट ठीक है, जैसे राजा किसी का मुकुट होता है ना, उसी तरह से होता है ये क्राउन शेप एसिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इनकी वर्टाइसेस जो होती है यहाँ पे सल्फर, आप लोग कलाकार हो, अच्छा बना लोगे, ठीक है? S6 जो होता है ना, वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन? S6, ठीक है? और S2 भी एक होता है, उसके बारे में जैसा O2 होता है वैसा S2 होता है। O2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। S2 भी कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है? और यहाँ पे O2 कैसा होता है आपका? कलरलेस गैस, तो ये भी कलरलेस गैस होता है H2 के फॉर्म में। तो यहाँ जो भी कुछ पूछा जाएगा इसका आंसर आप कैसे दोगे? जस्ट लाइक O2। बस हाँ, ये O2 रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ये रूम टेम्परेचर में, ये कम से कम 1000 केल्विन के आसपास ये एग्जिस्ट करता है H2, ठीक है? तो यहाँ पे देखें पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जस्ट लाइक O2 but exist at 1000 केल्विन, इतने पे exist करता है, ठीक है? अगला पॉइंट है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है? केमिस्ट्री नहीं रख होता है, फिजिक्स में भी नहीं रख होता है, सब टीचर को प्रॉब्लम होती है, मुझे होती है, बाकी में क्या था ये?
ऐसा क्या रहता है भाई? हम जब लिखते हैं एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है ना। देखो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या होती है? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ओजोन को पास करते हैं मर्क्यूरी में, तो उसकी जो मिनिस्कस प्रॉपर्टी होती है मर्क्यूरी की, वो लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी क्या उसको बोलेंगे? डिस्टरबेंस ऑफ मिनिस्कस। ऑफ मर्क्यूरी ऑन पासिंग ओजोन। बता रहा हूं मिनिस्कस का मतलब क्या होता है। पासिंग ओजोन एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए होता है कि ग्लास में अगर मर्क्यूरी आपने रखा है, तो मर्क्यूरी क्या करती है? फ्लो करती है। तो जैसे ही आप उसमें ओजोन पास करते हो, तो मर्क्यूरी क्या करती है? ग्लास की वॉल से चिपक जाती है। ठीक है, यहाँ पे चिपक जाती है और इसकी मिनिस्कस जो प्रॉपर्टी है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी, वो रुक जाती है, ग्लास से स्टिक हो जाती है। ओजोन पास करने पे होता क्या? HGO बन जाता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है? ग्लास में स्टिक हो जाता है। अब इसी को बोलते हैं क्या? डिस्टर्बेंस ऑफ मिनिस्कस। चिपक गया ग्लास पे मर्क्यूरी जाके। अगर आपको फिर से उसकी मिनिस्कस प्रॉपर्टी को रिटेन करना है, तो पानी डाल दीजिए, फिर से मिनिस्कस मेंटेन हो जाएगा उसका। तो रिएक्शन क्या होती है वो देख लो कि जब हम मर्क्यूरी में ओजोन पास करते हैं, तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कन्वर्ट कर देता है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस O2। ठीक है, तो ये क्या क्या करता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड? ये स्टिक इन द ग्लास, ग्लास पे चिपक जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? मर्क्यूरी का जो मिनिस्कस होता है वो क्या होता है? लॉस हो जाता है। अगर इसमें आप फिर से पानी डाल दोगे, इसमें आप वाटर डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये तुरंत, क्योंकि वाटर डालने पे ये बन जाता है Hg2O। क्या बन जाता है? Hg2O, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और फिर से उसकी मिनिस्कस प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाती है। इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। यानी मर्क्यूरी में ओजोन पास करने पर मर्क्यूरी का मिनिस्कस क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। उसी को बोलते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। और मिनिस्कस डिस्टर्ब क्यों होता है? क्योंकि HGO का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है? स्टिक इन द ग्लास, तो मर्क्यूरी फ्लो होना बंद कर जाती है। लेकिन फिर से अगर पानी डालोगे, क्या बन जाता है? Hg2O। ये था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये बनता है मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, फिर से मिनिस्कस मेंटेन होता है वाटर डालने पे। ठीक है, अगला आता है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन कैसे करते हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन का एस्टिमेशन हम करते हैं KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा पूरा कि एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में क्या यूज करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं ओजोन के साथ, आज सुबह ही आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो KI का आयोडाइड किसमें गया था? आयोडीन में, I2 बना था पहले। ठीक है, और ओजोन खुद किसमें कन्वर्ट होता था? याद करो, O2 में नेसेंट ऑक्सीजन देकर ऑक्सीडाइज कराता था। ठीक है, प्लस क्या क्या यहाँ वाटर भी है, तो K और E क्या बन गए थे? बस एक रिएक्शन दिखा था हमने, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ ओजोन। अब ये जो I2 है ना, इसको हम टाइट्रेट करते हैं हाइपो के साथ, सोडियम थायोसल्फेट, इसके साथ टाइट्रेट करते हैं, और क्या रिएक्शन होती है? बनता है NaI प्लस Na2S4O6, सोडियम टेट्राथायोनेट। बता दिए, सोडियम टेट्राथायोनेट। अब जितना यहाँ पे आयोडीन को तुम टाइट्रेट कर लोगे, यानी उतना ज्यादा ओजोन प्रेजेंट। ठीक है भाई, क्योंकि ओजोन ने क्या किया? KI को I2 में कन्वर्ट किया। अब I2 को टाइट्रेट करने में जितना तुमको सोडियम सल्फेट लगेगा, इसका मतलब उतना ज्यादा तुम्हारे पास ओजोन बन चुकी है। कम सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट हो रहा है, इसका मतलब आपका आयोडीन भी कम कन्वर्ट हुआ है, यानी ओजोन भी यहाँ पे कम डाला गया। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखेंगे कि KI से क्या करते हैं? इसका एस्टिमेशन करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को ओजोन I2 में डालता है, उस I2 को अपन टाइट्रेट करते हैं हाइपो के साथ, क्या बनता है? NaI प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, अगला ये जो सुबह ही बताया था हमने कि SO2 जो है वो लाइम वाटर को क्या कर देता है? CO2 लाइम वाटर को मिलके किया था टाइट्रेशन में, नहीं किया क्या तुम लैब में? एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है,
पूछ रहा है टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन बेटा जब एक्चुअली एक लैब में यूज होने वाली फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट, किसी रिएक्शन के एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे KMnO4 + H2SO4 है, अपन ने ले लिया क्या कि इसने सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया, सॉरी, या फिर फेरस को फेरिक में रिड्यूस ऑक्सीडाइज करता है KMnO4। तो किस मोमेंट पे फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, उसके लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। और उसमें कुछ इंडिकेटर्स डाले जाते हैं जिनके कलर चेंज से हमें एंड पॉइंट का पता चलता है, जैसे फिनोल्फथलीन वगैरह, मेथाइल ऑरेंज वगैरह, उसको हम मिलाते हैं और फिर हम देखते हैं जिस पॉइंट पे कलर चेंज होता है समझ जाएंगे अब यही टाइटर वैल्यू है अपनी, इसी पे रिएक्शन हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। कई तरह के टाइट्रेशन होते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, देन उस पे जाऊंगा तो फिर लेक्चर खत्म होता है, यही तक रहता है, ठीक है। आइए एस्टिमेशन ऑफ ओजोन पे आते हैं, कभी मौका मिलेगा तो टाइट्रेशन पे एक लेक्चर ले लेना, अभी बहुत आता है टाइट्रेशन का अच्छे से। हाइड्रोजन पे लेक्चर लेना है, हां ये क्या है, हाइड्रोजन में नहीं पढ़ाया था, SO2 टर्न्स, मैं अपना तो खत्म कर लूं बेटा, अगर मैं अपना खत्म कर दूं तो जो बचा है 11th का बता देना, फिर स्टार्ट। SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की करने वाली दो ही गैस है, एक CO2 दूसरा SO2। आज सुबह ही रिएक्शन लिखा था कि SO2 को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फाइड, और यही होता है मिल्की, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब हम इसमें एक्सेस ऑफ SO2 वाटर पास करते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है, क्या बन जाता है, कैल्शियम बाई सल्फाइड। पढ़ाया था ना सुबह, ये वाली रिएक्शन याद रखना, ये कैल्शियम बाई सल्फाइड वाटर सॉल्युबल होता है, कैल्शियम सल्फाइड वाटर इनसॉल्युबल, ये बाई सल्फाइड है, ये सल्फाइड। जब ये CO2 होता था यहाँ क्या बनता था, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण वाटर मिल्की होता था। फिर जब उसमें भी एक्सेस CO2 वाटर पास करते थे तो मिल्कीनेस गायब हो जाती थी, क्यों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता था जो वाटर सॉल्युबल होता था, ठीक है। अच्छा इसका तो आंसर नहीं लोगे कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है जबकि H2S रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, रीजन बोलो। H2O जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, और उसी के नीचे सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली में। भाई ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या, वाटर, सल्फर का हाइड्राइड क्या, H2S। तो वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड, और H2O रूम टेम्परेचर पे होता है गैस, ऐसा भेदभाव। यस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जबकि H2S के मॉलिक्यूल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे मॉलिक्यूल क्या आते हैं, करीब आ जाते हैं, और करीब कहां होते हैं मॉलिक्यूल, लिक्विड में, और H2S क्या होता है, गैस। तो आंसर आया तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ठीक है, ये तुम जानते हो। अगला बोला which of the following does not react with oxygen directly, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आगे इस पे। which of the following does not react with oxygen directly? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी प्लैटिनम, ऑप्शन डी आयरन। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर, प्लैटिनम नोबल मेटल है ना, इससे सब कहां रिएक्शन होती है, प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर ये सब, ठीक है, प्लैटिनम। व्हिच इज मिक्स्ड ऑक्साइड, व्हिच इज मिक्स्ड ऑक्साइड, आज सुबह भी इसकी हमने चर्चा की है, which is mixed oxide। ऑप्शन दिया गया आपका पहला Mn2O7, दूसरा PbO2, तीसरा Fe3O4, चौथा Zn, ठीक है, बताओ आंसर। Fe3O4, क्योंकि दो ही हमने मिक्स्ड ऑक्साइड पढ़ाया ही, एक Fe3O4 एक Pb3O4, यही दोनों क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड। एक्चुअली होता क्या है, ये हमने आपको पीरियोडिक टेबल के दौरान भी बताया था, ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड में दो ही याद रखना है आपको, क्या क्या, एक Fe3O4,
ये दो ऑक्साइड के मिलने से बनता है FeO प्लस Fe2O3, इनके मिलने से बनता है FeO प्लस Fe2O3। ठीक है, इसमें भी देखो आयरन का स्टेट पूछते हैं, तो ये क्या हुआ +2, ये क्या है +3। और दूसरा मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है Pb3O4, इसको हम क्या बोलते हैं रेड मिलियम या सिंदूर। ये कैसे कैसे मिलकर बनता है 2 मोल ऑफ PbO प्लस 1 मोल PbO2, यहाँ भी नेट +2 यहाँ नेट +4। ठीक है, ये दो मिक्स्ड ऑक्साइड है जो दो तरह के ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं। सिंपल ऑक्साइड भी जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। ये होते हैं आपका एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में 3 एग्जांपल याद रखना, क्या CO, NO और N2O, कई बार बोल दिया था। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड यही 3 होते हैं, CO, NO और N2O। एसिडिक ऑक्साइड जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। जैसे CO2 कार्बन नॉन मेटल है एसिडिक, P4O10 फास्फोरस नॉन मेटल है एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, जैसे Na2O क्या है बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। बट अगर बोलूं तो ये भी बड़ा प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं ना जिनके जो ऑक्साइड होने चाहिए बेसिक बट होते हैं एसिडिक, तो उनको याद कर लेना। जो एक्सेप्शन में लिख रहा हूं आपके सामने वो आप गलत करके आओगे। जैसे Mn2O7 है क्या, Mn2O7, यहाँ मैग्नीज का स्टेट बताइए जरा, +7 है क्या, हाईएस्ट में है। और अब देखो मैग्नीज क्या होता है डी ब्लॉक का मेटल है, मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होने चाहिए बट ये एसिडिक एक्सेप्शन है। मतलब अगर ये कुछ मैं एक्सेप्शन लिख रहा हूँ और वही आपको मिल भी जाएंगे, और ये बहुत गलत होने वाले ऑक्साइड होंगे आपके सामने, क्योंकि अपन ये पढ़ के जाते हैं मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, तो ये आता है तो आप अपन इसको बेसिक मार देंगे। ध्यान रखिए जो मैं लिख रहा हूँ कि अगर कोई मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है, तो वहां पे वो एसिडिक की तरह वर्क कर जाता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे अगला देखिए CrO3, क्रोमियम यहाँ क्या है +6, B2O5, यहाँ वेनेडियम क्या है -10, यानी ये क्या हो गया आपका +10 +5 में हाईएस्ट में है। तो ये सब देखिए मेटल के ऑक्साइड है, होने चाहिए बेसिक बट ये होते हैं कैसे एसिडिक, एक्सेप्शन है ध्यान रखिए। ठीक है, Mn2O7, CrO3 और B2O5। ठीक है, अच्छा सिंपल ऑक्साइड में बोला एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और एक और होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और इसका मैंने आपको लिस्टिंग करा के दिया था वरना कार में जनाबे अली सनक पड़े थे करके कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन सा था, B2O3, Cr2O3, देखो मैंने Cr2O3 नहीं लिखा है, ठीक है, Cr2O3 और आपका ZNO, Al2O3, SNO और SNO2 दोनों, और बेरिलियम ऑक्साइड, एक और होता है PbO और PbO। ये कुछ फेमस एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ऐसा नहीं इसके अलावा कुछ और नहीं होते, बट जो मोस्टली पूछे जाते हैं ऑप्शन में आके तो यही सब आते हैं, वरना कार में जनाबे अली सनक पड़े थे। ठीक है, तो ये है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें देख लेना बड़ा कंफ्यूजन होता है, CrO3 कैसा है एसिडिक, Cr2O3 क्या है एम्फोटेरिक, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हो गया पूरा एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, मिक्स्ड ऑक्साइड। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए, एंड लास्ट पॉइंट जो ऑक्सीजन फैमिली का आता है वो आता है कि Al2O3 का एसिड और बेस के साथ रिएक्शन, एल्यूमिना जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाता है आपका AlH2O6+3। ठीक है, ये बनता है। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो Na3, और यहाँ देखो क्या है +3, इसका मतलब कैसे आया होगा, यहाँ पे बाहर रहा होगा, अगर पूरा बना दूं तो एक्चुअली ये बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो 3Cl- इस पे +3 चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है Na3
OH6 ये बनता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम 6 बॉन्ड कैसे बनाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये काम बोरान नहीं कर सकता। याद करिए बोरान मैक्सिमम गया था POH4 में गया था बस। ठीक है, और यहाँ पे Al2O6। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर एसिड है तो Al के साथ 6 वाटर, और बेस है तो इसके साथ 6 OH आएंगे बस। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया आपका क्या, ऑक्सीजन 20। ग्रुप नंबर 16 भी खत्म। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 17। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 17। ठीक है, हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। ठीक है, देखो कौन कौन से एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन के बारे में उतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव। ठीक है, चलो तो कुछ प्रॉपर्टी होगी जो टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज करेगी। जैसे टॉप टू बॉटम चलने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। ये सब टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीजेस वाली प्रॉपर्टी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। अब यहाँ पे एक्सेप्शन होता है बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ना वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए फ्लोरीन की, जबकि होती है क्लोरीन की, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है किसकी, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। रीजन क्या होता है आपका, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि उसके जो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बहुत छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसके जब तुम इलेक्ट्रॉन दूसरा ऐड करने इसमें लाते हो, इन्हीं 9 इलेक्ट्रॉन में इतना ज्यादा रिपल्शन चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन भी रिपेल मार दिया जाता है, तो आसानी से ऐड नहीं होता इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो उससे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज होती है, क्लोरीन में। कोई एटम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डालने पे, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल इन क्लोरीन। ठीक है, यही एक एक्सेप्शन था। दूसरा, इनके कलर, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लोरीन जो है F2 जो है ना ये येलो कलर की गैस है, क्लोरीन भी गैस है, कलर कलर भी याद रखिए। ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड।
और आयोडीन जो होता है वायलेट कलर का सॉलिड होता है, वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो टॉप टू बॉटम से देखिए जब चल रहे हैं आप, तो गैस से इनका फिजिकल स्टेट सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है। रीजन क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। अब अगर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास आ जाएंगे, और पास पास मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं, सॉलिड में। इसे ट्रांजिशन हो रहा है गैस से सॉलिड, गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड ड्यू टू इंक्रीजिंग वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे F2 जो है येलो कलर की गैस है डायटोमिक, तो O2 भी तो F2 की तरह ही है, ठीक है, ये भी डायटोमिक गैस है, बट ये कलरलेस क्यों? ये भी F2 है, वो भी O2 है, F2 येलो कलर की गैस है जबकि O2 क्या है, कलरलेस गैस है। इसका रीजन क्या होता है? F2 थोड़ा एडवांस रीजन है, बस सुन लो बस। F2 के केस में क्या होता है, F2 मॉलिक्यूल होमो और ल्यूमो के बीच का लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, वो कम होता है F2 के केस में, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से होता है। O2 के केस में यही होमो और ल्यूमो के बीच का गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ल्यूमो टू होमो, होमो टू ल्यूमो नहीं होता। इसको बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो ल्यूमो के बीच का डिफरेंस O2 के केस में क्या होता है, ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रॉपर हो नहीं पाता, इसलिए O2 क्या होता है, कलरलेस, जबकि F2 होता है कलर, क्योंकि होमो और ल्यूमो के बीच का गैप होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए ये भी बता दिया आपको। आइए अब जरा इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताते हैं आपको। ऑक्सीडाइजिंग पावर याद करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करिए, अगर आपको पता हो तो सबसे नीचे फ्लोरीन था, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन ही होता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इसका मतलब हर पीरियड में हैलोजन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में तो कोई हैलोजन है ही नहीं, तो सेकंड पीरियड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, थर्ड पीरियड का फ्लोरीन, फोर्थ पीरियड का ब्रोमीन, फिफ्थ पीरियड का आयोडीन। यानी हर हैलोजन अपने पीरियड का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन ही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, इसलिए हर हैलोजन अपने पीरियड का सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन अगर मैं आपस में ही उनका कंपैरिजन करवा दूं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब तो टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट होगा, लूज करना आसान होगा ना। याद करो आयोडीन के अंदर मेटालिक क्लस्टर पाई जाती है, जबकि खुद मेटल होता नहीं है वो, लेकिन मेटालिक क्लस्टर मिलती है उसके अंदर। तो टॉप टू बॉटम चलने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज, यानी सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, उससे भी क्लोरीन, उससे भी ब्रोमीन, और सबसे भी आयोडीन। ये हो गया इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। हर पीरियड में हैलोजन जो होता है अपने पीरियड का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर अगर खुद में कंपैरिजन करवा दिया जाए तो टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन करना किसके लिए सबसे अच्छा होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना। बात समझ आ रहा ना? चलिए सेकंड वन आता है यहाँ पे इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पूछते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आप, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। देखो नॉर्मली अगर आप समझोगे ना तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की होनी चाहिए, साइज छोटा है। तो अगर देखने से आप दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम, क्लोरीन, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ब्रोमीन, ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, और आयोडीन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो आपको लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो होगा फ्लोरीन को तोड़ना, क्योंकि साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ क्या है आपकी कम है, तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जबकि सच्चाई क्या होती है, फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होती है।
क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होती है। रीजन क्या होता है? इसका साइज छोटे होने की वजह से इनके ऑर्बिटल भी पास पास होते हैं जिनमें लोन पेयर है। तो होता क्या है, लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन से इनका साइज जो है वो बढ़ जाता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आती है फ्लोरीन की और फिर आयोडीन की। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, क्लोरीन की लगता है बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन से कम हो जाती है। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी कम होती है इसलिए क्लोरीन बड़ा रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, आइए अगला आता है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन क्लोरीन। अब इनका देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। अपन लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स की बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। आपको पता है इनके हाइड्राइड्स कौन से बनेंगे? HF, HCl, HBr और HI बराबर। अच्छा अब आराम समझो, टॉप टू बॉटम चलने पर देखो हाइड्रोजन का साइज तो सेम है लेकिन हैलोजन का साइज बढ़ रहा है क्या? जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि इन हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम चलने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज बराबर। अच्छा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी इनका टूटना आसान होगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम चलने पर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी क्या? है कि नहीं भाई? टॉप बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड का टूटना आसान, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। अच्छा इस जो आसानी से H को दे देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा H+ के फॉर्म में। तो सबसे आसानी से H+ कौन देगा? जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, HI। इन टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि H+ का देना आसान हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, H+ का निकलना आसान हो रहा है। अगला टॉप टू बॉटम चलने पर रिड्यूसिंग पावर भी इनकी क्या होगी? बढ़ेगी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन दे दें आसानी से। इन सब में हाइड्रोजन कौन आसानी से देगा? इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलना आसान है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी इन हाइड्राइड्स की? बढ़ेगी। ठीक है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट HI, सबसे बेकार HF। ठीक है, एक बार बताओ अगर बॉन्ड एनर्जी कम है, टॉप टू चलने पर साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड का टूटना आसान है, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? टेम्परेचर की प्रेजेंस में कौन स्टेबल है? भाई टॉप टू चलने पर बॉन्ड जल्दी टूट जा रहा है, इसका थर्मली अनस्टेबल हो रहा है मॉलिक्यूल, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। चलिए अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का, इनके हाइड्राइड। बाकी सारी चीजें लिख दिए जितने क्वेश्चन आ चुके हैं। बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर सब लिख। ठीक है, अब एक्सेप्शन लिख लेता हूं यहाँ पे। एक्सेप्शन में पहला है आपका बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, तो HF से ज्यादा HCl का होना चाहिए, HCl से ज्यादा HBr का होना चाहिए, HBr से ज्यादा HI का होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? HF का सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यानी HCl से ज्यादा तो HBr का होता है, नो डाउट। HBr से ज्यादा HI का होता है, बट सबसे ज्यादा किसका होता है?
HF रीजन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि HF के मॉलिक्यूल आपस में कैसे एसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एसोसिएट होते हैं। बाकी के मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, जो कि एक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वान डेर वाल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही स्ट्रॉन्ग है, इसको बॉयल करना भी तो डिफिकल्ट होगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वान डेर वाल से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है HCl से ज्यादा HBr का और HBr से ज्यादा HF का, फिर HI का ध्यान रखना। यहाँ देखो HF HBr और HI के बीच में आता है ड्यू टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। जिसकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उसका क्या होता है, उसको तोड़ना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट। तो HF की क्रिस्टल लैटिस एनर्जी क्या होती है, HCl और HBr से ज्यादा। मैं रीजन भी लिख दे रहा हूँ, रीजन भी क्या होता है कि HF का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो गया, ड्यू टू ग्रेटर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट हो जा रहे हैं, ठीक है। इनकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अपने को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। इसीलिए क्या यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेसिस पे ऑर्डर आया है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के बेसिस पे ये ऑर्डर आया है, ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, इनका मेटल के साथ रिएक्शन। सुनो ना, सैनिटाइजर की बोतल कुछ खराब करते ना, फिर जितना पढ़ाने में उतना इसको मिटाने में टेंशन। बाहर के मौसम के कारण ऐसा हो रहा है। अल्कोहल अच्छे अच्छों को मिटा देता है कि नहीं? हाँ, वो मिट चुका है। आइए अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आते मेटल के साथ रिएक्शन देखिए। जैसे मान लीजिए मेटल के साथ रिएक्शन करके ये MH टाइप का है लाइन, MH2 या NaCl, NaBr, MgCl2, CaCl2, BCl3, पता नहीं कितने तरह का बहुत तरह के हाइलाइट्स बनाते हैं, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करके KlCl3, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। इनके हाइलाइट्स में क्या पूछते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर का, जो हम बताएंगे फजान रूल से, ठीक है। अगर मैं एक फैमिली में ही कंपेयर कराऊं कि भाई MX एंड MX2 में किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो सीधा सीधा यही, सीधा बात समझो ना, कि ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है ना, एकदम कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, इसमें टेंशन नहीं है तुमको। टेंशन कहां पे होगी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, देखो मेटल हाइलाइट दे रहा हूं, और लिथियम आयोडाइड, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना। फजान रूल क्या बोलता है, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन या हायर चार्ज ऑन कैटायन। तो आप देखो कैटायन पे चार्ज तो सब जगह फिक्स है, बराबर, +1। एनायन में भी चार्ज फिक्स है, पर टॉप टू बॉटम चलने पर एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ेगा, और जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, इसका कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। समझ में आ गया क्या? अगला देखिए, LiF, NaF, KF,
RBF CSF cesium कोवेलेंट कैरेक्टर स्मॉल कैटायन लार्ज यूनिट स्मॉल कैटायन लिथियम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। इनके हाइलाइट जब पूछेंगे तो आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर ही पूछते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ सिल्वर के हाइलाइट उनकी सॉल्युबिलिटी पूछ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर है हाइलाइट्स ऑफ सिल्वर। इसमें आपको पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है AgF की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम AgCl, उससे कम AgBr और सबसे कम AgI। अगर बोला जाए तो पानी में एक ही फ्लोराइड सॉल्युबल है सिल्वर का, तो सिल्वर का जो फ्लोराइड AgF यही वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी सारे इनसॉल्युबल। ये मैंने सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग लिख दिया है, पर ध्यान रखना अगर पानी में कोई घुलता है केवल AgF, और ये सब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहते हैं। इनके कलर भी याद रखना है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और ये डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये कलर भी क्यों इंटेंस हो रहा है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था फजान को, हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर हायर द कलर इंपार्टिंग नेचर। तो AgCl AgBr AgI में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए कलर इंपार्टिंग नेचर भी बढ़ रहा है, इसलिए AgI का कलर डार्क ड्यू टू हायर कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ में आ गया। अगला अब आता है अगली प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। अच्छा, इससे रिलेटेड जो केमिकल बॉन्डिंग वाले पॉइंट है वो सब मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कि ClF3 की ज्योमेट्री क्या होगी, ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो सब तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ो, वो सब चीजें यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद अदर हैलोजन, हैलोजन और हैलोजन ही आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। दो डिफरेंट हैलोजन जब रिएक्ट करते हैं तो उनसे जो कंपाउंड बनता है उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड। उनके जो टाइप्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, XX डैश टाइप का, XX-3, XX-5 और XX-7, इन तरह के क्या बनाते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसमें ध्यान रखना जो पहला जो X होता है ना ये लार्जर क्या होता है, हैलोजन होता है, ध्यान रखना, काम की बात यही है, लार्जर हैलोजन। और जो X डैश होता है ये स्मॉलर हैलोजन होता है, स्मॉलर हैलोजन। जैसे ClF, यस इट्स द इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्लोरीन का साइज बड़ा फ्लोरीन का छोटा, इस टाइप में। ClF3 क्या ये इंटर हैलोजन है, यस क्लोरीन बड़ा फ्लोरीन छोटा, इस टाइप में आ गया, ठीक है। BrF5 इंटर हैलोजन है, यस। IF7 इंटर हैलोजन है, यस इस टाइप का, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। नहीं कोई ऐसा पूछ ले, ठीक है, ClBr3 क्या इंटर हैलोजन है, नहीं, पहला हैलोजन बड़ा होना चाहिए, दूसरा हैलोजन छोटा होना चाहिए, तब वो इंटर हैलोजन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब इसमें काम की बात क्या है, जो इंटर हैलोजन जो कंपाउंड होते हैं ना वो नॉर्मल हैलोजन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रीजन क्या होता है, इंटर हैलोजन से समझो Cl है और यहाँ मैं Cl2 की बात करूँ, यहाँ Cl और Cl के बीच बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो पोलैरिटी बड़ा कम। लेकिन यहाँ जब दो डिफरेंट हैलोजन से इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेंगे, यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट, तो इसके अंदर पोलर नेचर ज्यादा होगा ना, इसलिए रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हैलोजन। रीजन क्या होता है कि इंटर हैलोजन में दो डिफरेंट हैलोजन होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, जिससे पोलर नेचर ज्यादा होता है और रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इन सब के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, पढ़ाया है। आगे तुमने देखा है नहीं देखा, आइए हम सैनिटाइज करें। आप वैसा ही करना है ना।
अभी अपने को बात करना है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसमें सबसे पहला कंपाउंड अपना क्लोरीन ही है, Cl2, ठीक है। पहला जो अपने को पढ़ना है वो है Cl2। इसके पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। देखो, अगर हम HCl को ऑक्सीडाइज करा दे MnO2 से तो क्लोरीन गैस बनता है। कैसे? MnO2 को हम पायरोल्यूसाइड बोलते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ रहे होगे ना, बट डी ब्लॉक में पूरा K2Cr2O7 KMnO4 तो डिलीटेड है कोर्स के लिए, शायद पढ़ा रहे हैं, क्या होगा डिलीटेड सब पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते ना, सही। HCl कल मैं पढ़ा रहा था प्रीलिम्स का पेपर, देखा डी ब्लॉक का बना, देखा K2Cr2O7 है ही नहीं, KMnO4 है ही नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं, हिंदी है ब्लॉक पढ़ाना ही नहीं इसका। MnO2 प्लस HCl, इधर देखो क्लोरीन क्या यहाँ -1 है ना, क्या बन जाएगा NnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। देखिए Mn यहाँ पे था +4, यहाँ पे क्या हुआ +2, क्लोरीन -1 से 0, -1 से 0 का मतलब क्या, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया, कराया किसने? MnO2, ठीक है। ये पहला है कि MnO2 और HCl रिएक्शन कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस बनती है, गैस। सेकंड, अगर मैं इसी MnO2 का रिएक्शन HCl से ना करा के मैं NaCl प्लस H2SO4 से भी कराऊं तब भी सेम प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं, ये कैसे क्या बनाते हैं? HCl प्लस NaHSO4, देखो एक H एक Cl, क्या बचा? NaHSO4। अब ये HCl इनका और इनका वही रिएक्शन होता है जो यहाँ पर आएगा, समझो। ये भी लिखा रहेगा तो क्या है? HCl प्लस NaHSO4, इनका तो पढ़े हो, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो क्या बनेगा आपका? MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर प्लस ये भी बच गया, इनको भी छाप देना, NaHSO4, सेम रिएक्शन, ठीक है। तो MnO2 से हम HCl को क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडाइज करा रहे हैं। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनका वो है डेक्कन प्रोसेस। डेक्कन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा साधारण सा है, पर इसका कैटलिस्ट बड़ा पूछते हैं। डेक्कन प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे भी हमारा मोटिव वही होता है कि HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बनाना, बट यहाँ पे हम MnO2 का सहारा नहीं लेते, हम यहाँ HCl को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। यहाँ हम किससे ऑक्सीडाइज करा रहे थे? MnO2, यहाँ पे हम एयर से जाते हैं, कैटलिस्ट जाता है 723 केल्विन का टेंपरेचर लेते हैं, बन जाता है क्लोरीन वाटर। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है क्या? क्लोरीन को बनाने का डेक्कन प्रोसेस। ये नाम याद रखिए, डेक्कन प्रोसेस से क्या बनता है? क्लोरीन। पोस्ट वाटर प्रोसेस से क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। कांटेक्ट से क्या? सल्फ्यूरिक। डेड चैम्बर प्रोसेस से क्या? सल्फ्यूरिक। डेड चैम्बर प्रोसेस का कैटलिस्ट NO। कांटेक्ट प्रोसेस कैटलिस्ट V2O5। हैबर्स प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। कैटलिस्ट आयरन, यस आयरन उसका क्या होता है? कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए, तो डेक्कन प्रोसेस क्या बनता है? क्लोरीन, और कैटलिस्ट क्या होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। CuCl2 यहाँ क्या होता है? कैटलिस्ट। तीसरा जो तरीका है आपका क्लोरीन बनाने का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब मोल्टेन यानी पानी का चक्कर ही नहीं है, तो सबसे आसान वाली इलेक्ट्रोलिसिस हुआ करती थी। हमारे पास क्या है? मोल्टेन NaCl, ये मेरे पास क्या है? Na प्लस है प्लस Cl माइनस है। अब खुद बताइए, एट कैथोड क्या होगा? रिडक्शन। कैसे? ये आपका 2Na प्लस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें? 2Na सॉलिड में कन्वर्ट होगा,
और एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन 2Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Cl2 गैस, बराबर है क्या। ये हो गया आपका क्या, एनोड। समझ में आ रहा है क्या, कम नहीं पड़ा, ठीक है ओके। मैच कर रहे हैं एनसीईआरटी से, चल रहा है क्या सही कुछ। देखो कुछ चीज छूटेगी, ऐसा नहीं बेटा कि पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। हाँ अभी तुम लेके बैठे तो मुझे अपने को सेव करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं पूरा पढ़ा दूंगा। 99% कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी पूरा लिखा जाए, बट फिर भी कुछ छूटा जाएगा, कुछ तुम्हारा भी काम है ना। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, पीछे के क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करते रहिए, कुछ आप भी करिए ना, सब हम ही कर देंगे तो मतलब क्या है, क्या एक ही तरफ से थोड़ी सोच चलेगा बेटा, मैं कर दिया तुम कुछ पढ़ो, एनसीईआरटी से तुम पढ़ोगे नहीं। इसी बहाने एक बार बोलूंगा कि हाँ चलो हमने 90% कवर किया, फिर भी होता है बेटा, जब तुम नोट्स बनाते हैं ना कुछ चीजें छूट ही जाती है बनाते बनाते, तो जो छूट जाती है वो आप कवर कर लो। 90% हमने कवर कर दिया और इतने में ही सिलेक्शन हो जाता है। जितना रिएक्शन है, हाँ कुछ छूट गई तो आप खुद पढ़िए, पीछे के एग्जाम्पलर आप खुद से सॉल्व करिए। सही तरीका यही है सिलेक्शन का, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, पीछे के एग्जाम्पलर सॉल्व करते रहिए और कोई एक एमसीक्यू की बुक सॉल्व करिए, इतने से ही काम हो जाता है और ज्यादा कुछ करना नहीं। क्लियर है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो बोलते हैं क्लोरीन कहाँ बनेगा, कैथोड पे या एनोड पे, कहाँ बना है पागल, एनोड। ये भी तुम लोग, हमको लगता है ना अभी तुम लोग होपलेस हो गए, ऐसे देख के लगता है ना नहीं ठीक है सर अभी, और सच्ची में अभी तुम लोग अगर ऐसा है ना तो टेंशन मत करो, एंट्रेंस का तुम बोर्ड की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। तो अभी आप बोर्ड्स की तैयारी करिए, ज्यादा इंटरेस्ट से चक्कर मत पालिए, पहले बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाइए, बाकी उसके बाद रिपीट कर लीजिए, ठीक है। हम तो रिपीट ही करने को बोलते हैं, अभी हम लोग ने यहाँ पे रिपीटर बैच स्टार्ट कर दिया, तुमको टेंशन नहीं, ठीक है। नीट वाले जिनको रिपीट करना है यहीं से रिपीट करिए, ठीक है। यहाँ से करो, यहीं करने सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैंने यहाँ पे यस सर को ले आया, हम और यस पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं, एक पार्ट वो एक पार्ट में, और इस बार उनका फेवरेट है सर मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे फ्यूजन में मेरा विषय मुझे फिजिकली पढ़ाना पड़ता है, मैं फिजिकली पढ़ाऊंगा। फिजिक्स जो पढ़ा है वही पढ़ाएंगे, बायो अपने मंगेशर जाएंगे, जेई वही कर बच्चे रिपीट नहीं करते, एक की वजह से कुछ नहीं बोलता, ठीक है। जेई रिपीट करना है कोटा चले जा सकते यहाँ पर, हाँ राम सर आपको पढ़ाएंगे, बट जेई का कहाँ रिपीटर बैच चलता है, यहाँ मुंबई बहुत कम चलता है। नहीं सही बात, जो आपको आप खुद सबको आजमाए हुए हो, आपको पता है कौन कितने पानी में, आपसे कुछ छुपा नहीं रहता, तो आपको जहां अच्छा लगे आप वहां जाओ, बट सेलेक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। और सही बात है यार, एक सब्जेक्ट पढ़ा के भी सिलेक्शन नहीं करा सकते, अरे हम बोले हम केमिस्ट्री तुम्हारा 160 170 ला देंगे, उससे भी तुम डॉक्टर नहीं बन जाओगे, बराबर है, क्योंकि तुमको 600 के ऊपर जाना है ना, तो तीनों सब्जेक्ट को मेंटेन करना है। और देखो किसी भी कोचिंग में जाओगे तीनों चीज तो कहीं अच्छी नहीं, कहीं ना कहीं देखो एक लड़की आई है यहाँ पे, आकाश से लौट के आई है, आकाश में 10 दिन बैठी थी, आकाश पढ़ने में अच्छी है, ठीक है, 300 पाई है 12th के साथ नीट में, तो लेकिन आकाश छोड़ के आई है, मेरी रिलेटिव है, पहले मुझे प्राइवेटली बुला, मैं ज्यादा चार्ज कर दिया, यहाँ पे बुला दिया, ठीक है। प्राइवेट हमने पहले बोल दिया बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, उससे कम है तुमको तीनों यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, तो अच्छा लगा उसको पढ़ने में, क्योंकि उतना भी नहीं बता रहे थे सर, ऐसे पूछते थे ना हम कोटा से आए तुम्हारा ये डाउट है, तुमको इतना नहीं आता छोड़ दो पढ़ना, 10 दिन उसने आकाश का लेक्चर अटेंड किया, सीधे बोल देते हैं वो, हाँ मैं इधर बोलते हैं, अरे मैं तुम्हें डांटता हूँ पागल, ऐसा नहीं है, कह रहे सर आपकी तरह बोलते हैं, नहीं जब इरिटेट रहूंगा फालतू वाली बात लगती, कुछ भी देखो, जब कोई रिपीटर जब रिपीट कोई करता है ना बेटा, तो फिर हम लोग वहां पे ऐसे नहीं बोल सकते ना कि तुम रिपीट कर रहे हो, इतना नहीं आता, अभी क्या करोगे, नहीं आता तभी तो रिपीट कर रहे हो, सीधी सी बात, अगर आता ही होता तो सिलेक्शन हो जाता, बात समझा ना। रिपीटर का मतलब ये तुमको 11 12 तुम्हारा तैयार नहीं है, बराबर, 11 12 तैयार होता है जिसका, उनका सिलेक्शन होता है, सीधी सी बात। तो बैच यहाँ स्टार्ट किया, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत थोड़ा डिले कर दिया हम लोग, उसके चक्कर में जो अच्छे क्राउड है भाग गए, फिर हमको वही मिले जिनको हम खुद पढ़ाए, वो जानते हैं उनकी औकात नहीं, ठीक है।
वो बैठे बेचारे सीरियस आते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, बट एकदम सुस्त। उनको लगता है कि इनको पहले टाक, इनको पहले ग्लूकोज चढ़वाओ, ये बोले उसके बाद इनको पढ़ाओ, सलाइन लगाओ इनको पहले, एकदम सुस्त है सब। बट क्या एक दो बच्चे अच्छे आएंगे, अभी ऑलमोस्ट 8-9 तक पहुंच गए हैं, 15 के ऊपर बैच नहीं बनाना है अपने को कि जिसे पर्सनल अटेंशन दे सकें 15 को, ठीक है, करते हैं हम लोग। देखो आप, हमको अपने सब्जेक्ट से मतलब होता है, हमको अपना सब्जेक्ट टॉप पे रखना है भाई, कौन क्या पढ़ाता है मुझसे हमको कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में अच्छा है, केमिस्ट्री का नाम चलना चाहिए, खत्म बात। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से टीचर भी लेकर चला कि भैया हमको हमारा भाई चाहिए साथ में, क्योंकि रंजीत सर के पास समय नहीं रहता, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और हम लोग का लेक्चर कब चलता है 11 बजे से, वो ठाकुर कॉलेज में नौकरी थोड़ी छोड़ने भी जाते, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसके चक्कर में क्यों जोड़ेंगे यार, समय नहीं उनके पास। चलो आ जाओ जरा, टेक्न हो गया ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। चलो देखो, क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी एक फ्रेम में कवर कर देते हैं पूरा। Cl2 देखिए, सबसे पहला रिएक्शन इसका Al के साथ आप आराम से प्रोडक्ट बना लोगे, AlCl3, ये कंपाउंड ही बनता है, ठीक है, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। क्लोरीन जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है S8 तो बनाता है H2Cl2, क्या बनाता है H2Cl2। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैच बॉक्स में यूज होता है H2Cl2। क्लोरीन का रिएक्शन जब सोडियम के साथ होता है तो बच्चे को याद रहता है नमक बनेगा, ये रिएक्शन नहीं याद है तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, Na+Cl, ठीक है। अगली रिएक्शन, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl साथ में CaCl2 प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर बात आ गई, 2-3 बातें याद कर लो ब्लीचिंग पाउडर के लिए कि ब्लीचिंग पाउडर में कितने आयंस होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है Ca+2, इससे एक बॉन्ड Cl- बनाता है, एक होता है OCl-। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कभी ये ऑप्शन आता है, कभी ये पूरा का पूरा ब्लीचिंग पाउडर है, ये मिला के ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे ब्लीचिंग पाउडर में आयंस कितने होते हैं तो 1, 2 और 3 आयंस होते हैं ब्लीचिंग पाउडर, Ca+2, Cl- और OCl-। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट पूछते हैं, तो अगर तुम नॉर्मली निकालोगे ना तो गलत हो जाओगे, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पढ़ाया जाता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो अगर आप निकालोगे तो ये +2 ये -2 इक्वल टू 0 और ये 2x इक्वल टू क्या 0, x आएगा 0, ठीक है, यानी क्लोरीन 0, ऐसा होगा ही नहीं, आप साफ साफ दिख रहा है, यहाँ क्लोरीन कितना दिख रहा है -1, अगर यहाँ क्लोरीन निकालो ऑक्सीजन हो गया -2 प्लस x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 2, x इक्वल टू +1, यहाँ क्लोरीन है +1, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीजन +1 भी होता है -1 भी होता है। ध्यान रखना आज का विषय कि ब्लीचिंग पाउडर में कितने आयंस होते हैं, 3 आयंस होते हैं, Ca+2, Cl- OCl-, और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 -1, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्लोरीन को अगर हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अगला, क्लोरीन का जब रिएक्शन हम आयरन के साथ करते हैं तो बनता है FeCl3, फेरिक क्लोराइड, क्या बनता है फेरिक क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन का जब रिएक्शन हम मीथेन के साथ करते हैं और अगर मीथेन को हम एक्सेस में ले लेते हैं तो बनता है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्लोरीन का रिएक्शन जब हम करते हैं एल्कीन के साथ रूम टेम्परेचर पे RTP पे तो एंटी एडिशन होता है और क्या बनता है विसिनल डाइहैलाइड, क्या बनता है विसिनल डाइहैलाइड। क्लोरीन का रूम टेम्परेचर जब रिएक्शन होता है तो डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर जब रिएक्शन होता है तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जाके हाइड्रोजन चिपक जाता है 500 के ऊपर 773 केल्विन, बट मैं इसलिए लिखा रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बनता है आपका
डाई हेलोजन यानी विसिनल डाई हैलाइड बनता है। ठीक है, अगला, अगर क्लोरीन का रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ वाटर, तो सोडियम सल्फाइड को ये कन्वर्ट कर देता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और खुद रिड्यूस हो जाता है HCl। अब ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, ध्यान रखना। सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सोडियम सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया? देखो -6 + 2 कितना आया? -4। यहाँ सल्फर +4 और यहाँ सल्फर +6, क्या +4 से +6 गया? यानी इसका सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया और खुद हुआ रिड्यूस 0 से -1 बराबर। तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ठीक है, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट। अगला, जब हम SO2 वाटर में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या बनेगा? देखो, SO2 को पहले ही ऑक्सीडाइज करेगा SO3 में, दिमाग लगाना। SO2 को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? SO3। फिर वो SO3 पानी के साथ रिएक्शन करके बना देगा H2SO4। रिएक्शन एक साथ समझिएगा। SO2 पहले किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? SO3 में। ठीक है, और SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? H2SO4। ठीक है, H2SO4 और खुद ये किसमें रिड्यूस होगा? HCl। याद करिए, जैसे आज सुबह बताया था कि SO2 जब किसी को ऑक्सीडाइज करता था, ठीक है, तो खुद अपने आप रिड्यूस करता था। जब किसी को रिड्यूस करता था खुद अपने को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता था, बराबर। इसीलिए जब ये अपने आप को किसी को ऑक्सीडाइज करे तो रिड्यूस हो जाएगा HCl। कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं? कैसे H2SO4 लिखा? SO2 को पहले किसमें ऑक्सीडाइज किया? SO3। वो SO3 ये वाटर, क्योंकि यही रिएक्शन लिखी है एनसीईआरटी में। अगर केवल वाटर छुपा दूं तो इसका आंसर केवल SO3 होगा। SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि वाटर लिखा है, इसलिए इस वाटर के साथ SO3 और प्लस वाटर जोड़ दोगे तो बन जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन, ये सब देखो। अब यहाँ जो मैंने स्टार्ट किया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, क्लोरीन जब रिएक्शन करता है I2 वाटर के साथ, I2 और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहले देखो I2 को, देखो यहाँ पे क्या है? I2 है। अब इसको सबसे पहले वो कन्वर्ट करेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यहाँ 0 है, इसको कन्वर्ट करेगा पहले वो HI में। ठीक है, और ये फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? HiO3। कायदे यहाँ ये बोलना चाहिए आपका Ki प्लस वाटर, सर Ki प्लस वाटर। तो आयोडीन -1, यहाँ आयोडीन देखो +5। ठीक है, तो पहले Ki को किसमें कन्वर्ट किया होगा? I2 में। फिर I2 इस वाटर के साथ रिएक्शन क्या बना दिया? HiO3। ठीक है, HiO5 नहीं बनता क्योंकि आयोडीन इनर्ट पेयर इफेक्ट उठाता है, उसका +5 ही स्टेट। बात समझा? तो HiO3 खुद किसमें रिड्यूस हुआ होगा? क्लोरीन HCl। ठीक है, HiO3। क्लोरीन जब रिएक्ट करता है किससे? H2S से। अब आपको सब समझ में आ रहा होगा, H2S हमेशा किसमें ऑक्सीडाइज होता है? सल्फर में। याद है, सुबह से इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं सल्फर। ये सल्फर में ऑक्सीडाइज किसमें खुद रिड्यूस हो गए होंगे? HCl में। H2S हमेशा सल्फर में ऑक्सीडाइज होता है। जब ये रिएक्शन करता है किससे? C10H16 के साथ, इसको टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल। तो इसको ये कोक में क्या कर देता है आपका? इसको कन्वर्ट कर देता है कोक में, ऑक्सीडाइज कार्बन में, और खुद रिड्यूस हो जाता है HCl, टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है क्या बनता है? HCl। इतनी केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरीन, सब एक ही जगह पे सिमिलर। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूं आपको सारी प्रॉपर्टी। क्लोरीन एल्युमिनियम से रिएक्शन करेगा, क्या बनता है? AlCl। S8 के साथ क्लोरीन सल्फर के साथ क्या होता है? H2Cl2 बनाता है। Na के साथ NaCl, लाइम वाटर के साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाता है क्लोरीन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे सोडियम का NaCl कोई पूछेगा ही नहीं ना, इतना आसान नहीं पूछता। ठीक है, और लाइम वाटर के साथ क्या बनाता है? ये ब्लीचिंग पाउडर, बहुत ही बहुत बार पूछा जाता है ये आपका। Fe के साथ ये FeCl3, मीथेन के साथ ऑर्गेनिक पढ़ के बैठे हो CH3Cl। ठीक है, एल्कीन के साथ रूम टेम्परेचर पे विसिनल डाई हैलाइड बना देगा, दोनों डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, एंटी अटैकर होते हैं हाइड्रोजन। क्लोरीन जब सोडियम सल्फाइड पे अटैक करता है, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करता है, वही SO3 H2O रिएक्शन करके H2SO4 बना देता है। Ki को आयोडीन में, आयोडीन से H2O रिएक्शन करके HiO3 बना देता है, और H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, टर्पेंटाइन ऑयल को कार्बन में ऑक्सीडाइज करता है। तो इतनी रिएक्शन याद रखना क्लोरीन। चल,
अब बात करते हैं कुछ और जो यहाँ नहीं दिखा पाया अमोनिया के साथ रिएक्शन, उसको देख लो। क्लोरीन की रिएक्शन दो दिखे, इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रिएक्शन इनसे भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं वो। एक क्लोरीन की अमोनिया के साथ रिएक्शन और एक क्लोरीन की एल्कली के साथ रिएक्शन, बहुतों बार पूछ जाती है, उनकी फेवरेट होती है क्लोरीन की दो रिएक्शन, एक अमोनिया और एक एल्कली, क्योंकि दोनों कंडीशन डिपेंडेंट रिएक्शन है। कोल्ड एंड डाइल्यूट लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनाएगा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड लोगे तो अलग प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए जेई और नीट के सबसे फेवरेट रिएक्शन है क्लोरीन की एल्कली के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन बच गए उसको दिखा देता हूँ। रिएक्शन विद अमोनिया, क्लोरीन की किससे रिएक्शन, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन। देखो कंडीशन कैसी है कि एक बार आप क्लोरीन ज्यादा लीजिए, एक बार आप अमोनिया ज्यादा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से और अगर आप अमोनिया गैस को एक्सेस में लेते हो तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, इसका व्हाइट फ्यूम्स बनता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर आप क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन कराते हो और क्लोरीन को अगर आप क्या करते हो एक्सेस में लेते हो तो NCl3 बनता है जो कि एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। आप याद करने का आसान है, क्लोरीन ज्यादा है या तो ज्यादा क्लोरीन का है NCl3, अमोनिया ज्यादा है तो अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोरीन की अमोनिया से रिएक्शन, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 बनेगा एक्सप्लोजिव। इसके बाद आता है इसका एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन, NaOH का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। एक्चुअली जो रिएक्शन मैं क्लोरीन का बताऊंगा NaOH के साथ वही सेम रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन की जो, बट फ्लोरीन थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन करता है, उसको लास्ट में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाऊंगा, ठीक है, फ्लोरीन का। तो इसको कवर कर देते हैं जरा। कुछ रिएक्शन छूट तो नहीं रही है, मिला रही हूँ ना, चल रहा है कि नहीं सही, हाँ छोड़ तो नहीं रहा हूँ, वाले बताएं चल रहा है ना सब सही, हम तो पढ़ते हाँ वो इंस्टाग्राम की हाँ भैया चलो रिएक्शन विद एल्कली, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन पूछेंगे आपका क्लोरीन का, और ये कंडीशन डिपेंडेंट रिएक्शन है, एक बार कोल्ड एंड डाइल्यूट देंगे, एक बार हॉट एंड कंसंट्रेटेड देंगे, ठीक है। बहुत आराम से याद करिएगा, क्लोरीन जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ दिया रहेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोरीन का एल्कली के साथ रिएक्शन, हर 2 साल में एक बार आ ही जाए, ठीक है। क्लोरीन का कोल्ड एंड डाइल्यूट, देखो क्या क्या बनाओगे, NaCl तो फिक्स है, साथ में बनेगा NaOCl प्लस वाटर, मेन प्रोडक्ट अपना ये है ध्यान, यानी जब कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम तो जानते हैं क्या सोडियम क्लोराइड, इसको लिख देता हूं सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड ये बनता है। लेकिन जब आप क्लोरीन का रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ और यहाँ देते हो आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो बेटा NaCl तो बनता है नो डाउट, बट यहाँ बन जाता है NaClO3, ये तो सोडियम क्लोराइड है, ये है आपका क्या सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट और साथ में वाटर तो बाई प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस NaOCl सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है, ठीक है, तो हाइपोक्लोराइड है। और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो ये प्रोडक्ट सेम है, ये प्रोडक्ट सेम है, अंतर यहाँ आ रहा है, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaOCl
और हॉट NaClO3 सोडियम क्लोरेट या सोडियम हैलेट बनता है, और हैलेट में क्लोरीन है तो क्लोरेट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन जो होती है ना, यहाँ जो भी मैं हैलोजन, अगर मैं यहाँ इसको हैलोजन से रिप्रेजेंट करूं, ये अगर क्या है हैलोजन, यहाँ जो हैलोजन होगा वो होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मैं क्लोरीन की रिएक्शन सिखाया, सेम ब्रोमीन पूछे, आयोडीन पूछे, सेम फॉर्मेट, NaBr NaOBr NaBr NaBrO3 NaI NaOI NaI NaIB। ठीक है, सेम रिएक्शन होगा। फ्लोरीन डिफरेंट करता है, फ्लोरीन के साथ कुछ अलग ही होता है, यहाँ पे वो NaF दोनों जगह बनाता है, एक जगह वो बना देता है क्या O2, एक जगह O2 और O3 दोनों बनाता है, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, रिएक्शन एल्किली वाला समझ में आ गया आपको। अगली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे बिल्कुल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, अच्छा अब ये इसके कहानी भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, उसका रीजन सुन लो। क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट बताओ, यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ निकालो +1 और यहाँ निकालो +5 बराबर। तो 0 से -1, 0 से +1, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन। और मैंने क्या बोला था सुबह, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन उनकी फेवरेट है। इसे देखो, सल्फर भी NaOH पे डिसप्रपोर्शनेट हुआ था सुबह, NaI बना था, साथ में Na2H2O3 बन गया था। ठीक है, फास्फोरस भी अल्कली में डिसप्रपोर्शनेट होकर फास्फीन बनता है, प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड पढ़ाया था, सब अल्कली मीडियम में डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन की फेवरेट बन जाती है। ठीक है, अगला है आपका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, आज सुबह हमने ब्लीचिंग एक्शन किसका देखा था, SO2 का देखा था ना। SO2 ब्लीच करता था ड्यू टू रिडक्शन। ठीक है, SO2 प्लस वाटर क्या बना था आपका, H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, और वही नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड मैटर को कलरलेस किया था। तो SO2 की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी थी ड्यू टू रिडक्शन, और रिडक्टिव ब्लीचिंग थी और टेम्परेरी ब्लीचिंग। इनकी ब्लीचिंग ऑक्सीडेटिव होती है और परमानेंट होती है। तो जब क्लोरीन वाटर, ध्यान रखना कि ड्राई क्लोरीन कलर मैटर को कलरलेस नहीं करता, मॉइस्चर वाला करता है। ठीक है, तो क्लोरीन वाटर जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट होता है, क्या बनता है HCl प्लस HOCl। HOCl अनस्टेबल हो जाता है, होता है किसमें, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, और यही जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला है यही क्या करता है, कलर्ड मैटर को कलरलेस। तो क्या यहाँ ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से ब्लीचिंग हुई, इसलिए ये ब्लीचिंग ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग कहलाती है। और ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग कैसी होती है, परमानेंट ब्लीचिंग होती है। तो क्लोरीन की ब्लीचिंग कैसी हुई, परमानेंट ब्लीचिंग। SO2 की ब्लीचिंग कैसी थी, टेम्परेरी। तो जो ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन की वजह से होती है वो परमानेंट, और जो रिडक्शन की वजह से होती है वो टेम्परेरी। समझ में आ गया, ये हो गया ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, पूरा रिएक्शन ध्यान रखना। दूसरा जो कंपाउंड अपने को पढ़ना है वो है HCl। ये क्लोरीन से रिगार्डिंग सारी बातें। अब आते हैं HCl। अब देखिए अगला जो कंपाउंड अपने को कवर करना है वो क्या है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले देखिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला, दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इनके, कि अगर हम NaCl का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएं, H2SO4 के साथ कराएं तो बड़ी आसान सी रिएक्शन होती है, Na प्लस Cl माइनस H प्लस HSO4 माइनस। तो अब बताइए क्या ये HCl बन गया, और साथ में बन गया NaHSO4, बिल्कुल आयन एक्सचेंज रिएक्शन बराबर, यानी अगर बोल सकते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा NaCl प्लस NaHSO4, इससे रिएक्शन कौन सी बड़ी बात है। आप बताइए यहाँ पे अगर हम बोलूं क्या छूटेगा, Na प्लस HSO4 माइनस ना, और ये भी Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा Na2HSO4, यहाँ पे जो बन जाएगा
NaHSO4 यहाँ पे है ना NaCl, इसको ऐसे तोड़िए क्योंकि यहाँ से आपको अपने को क्या निकालना है HCl, इस H को यहाँ पे दीजिए तो क्या बनेगा HCl, Na और Na क्या बन गया Na2SO4, ये दो है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट वन H2SO4 रिएक्शन। बस यही दो रिएक्शन इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ध्यान रखना। बाकी इसके बाद आती है इनकी प्रॉपर्टीज, HCl की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी खुद से पढ़ लेना, कलरलेस है कैसा है। अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ पे बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड की कैसी फ्यूम्स होती है, वाइट फ्यूम्स होती है। ठीक है, अमोनिया प्लस HCl क्या बन गया NH4Cl। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस, अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ से बन जाएगा NaCl, यहाँ अगर बैलेंसिंग कर दो तो 2HCl कर दो। ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या NaCl प्लस H2CO3। समझ में आ रहा है क्या, प्लस माइनस मैंने बैलेंसिंग साथ लिखा तो 2H प्लस और CO3। आप बताइए कैसे तोड़ सकते हैं ना, 2Na प्लस CO3 माइनस और 2 मोल H प्लस 2 मोल Cl माइनस, 2Na प्लस 2Cl माइनस 2NaCl और 2H प्लस और CO3 H2CO3। और कार्बोनिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, इसमें टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ठीक है, अच्छा इसका रिएक्शन HCl का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सब आयन एक्सचेंज रिएक्शन देखो, प्लस माइनस क्या बन गया NaCl प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये अनस्टेबल एसिड है, हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी इसका केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन, सब एक तरह का बेटा आयन एक्सचेंज है, प्लस माइनस। अब यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा, 2H प्लस और SO3 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और ये NaCl, तो क्या बन जाएगा ये NaCl प्लस H2SO3। याद करो सल्फ्यूरस एसिड क्या था, अनस्टेबल था, किसमें टूटता था SO2 और वाटर में टूटता था, SO2 और वाटर में टूट जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ये इनकी 4 केमिकल प्रॉपर्टी। पांचवा आया था HCl में क्या, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, जिसको हम एक्वारेजिया। ठीक है, वो हमने आपको कहां पढ़ाया था, किसी का एक्वारेजिया क्या होता है, हाँ गोल्ड और प्लैटिनम को क्या करता है, पिघला गोल्ड और प्लैटिनम को पिघला साफ कर देता है, और कुछ कर देता है। HCl की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा बहुत आसान होती है, मैंने 4 अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, चारों में केवल क्या किया है, आयन एक्सचेंज, प्लस माइनस का एक्सचेंज किया, प्रोडक्ट आपका बन गया। अपने को पता है जो एक्वारेजिया था उसका कंपोजिशन क्या था, HCl था और नाइट्रिक एसिड था, HNO3 कंपोजिशन, ये 1 पार्ट और ये 3 पार्ट, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट आपका HCl का होता था। अब मैं डिटेल रिएक्शन तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने नाइट्रोजन फैमिली के नोट्स में दिया था कि पहले ये दोनों रिएक्शन करके 3 नेसेंट क्लोरीन देते हैं, उसी से गोल्ड रिएक्शन करके पहले क्या बनाता था AuCl3, फिर वो HCl से रिएक्शन करके HAuCl4 क्लोरोप्लैटिनिक एसिड बनाता था। क्या यार, चलो डायरेक्ट लिख दो रिएक्शन, गरीब लोग सुन लो, गोल्ड प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस HCl, ये बनता था HAuCl4 क्लोरोऑरिक एसिड, ये बनता था। ध्यान रखना ये सब पूछा गया है, ठीक है, कि एक्वारेजिया से जब रिएक्शन करता है गोल्ड तो क्या बनता है, डायरेक्ट ये ऑप्शन दिखेगा आपको HAuCl4। ठीक है, और जब प्लैटिनम जब एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है तो हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड बनता था। ठीक है,
H2PtCl6 H2PtCl6 इसको बोलते हैं हेक्सा क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। ये सब बातें याद करो, ठीक है। एक्वा रेडिएशन करने में गोल्ड क्या बनाता था? क्लोरोऑरिक एसिड, और प्लैटिनम एक्वा रेडिएशन करने के बाद हेक्सा क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। सीधा सीधा पूछते हैं कि प्लैटिनम is dissolved in aqua regia due to formation of, तो आंसर जाएगा हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड। ये बनता है, इसके कारण वो डिसॉल्व होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अगली जो रिएक्शन है HCl की रिएक्शन विद आयरन। आयरन के साथ HCl क्या रिएक्शन देता है? याद करो, आयरन के साथ क्लोरीन था तो FeCl3 बनता था, लेकिन आयरन के साथ HCl आता तो ये FeCl2 में ही रुक जाता है, ठीक है। तो Fe प्लस HCl FeCl3 तक ये रिएक्शन जाती ही नहीं, क्योंकि साथ में बनता है क्या? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन बना है ना, ये क्या करता है? ये स्टॉप कर देता है FeCl2 के कन्वर्जन को FeCl3 में। तो आयरन जब HCl से रिएक्शन करना, ध्यान रखना क्या बनता है? FeCl2। हाइड्रोजन इसको FeCl3 में जाने ही नहीं देता, जबकि यहीं पे याद करिए Fe प्लस क्लोरीन लिखूंगा तो FeCl3 तक रिएक्शन पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये खत्म हो गया आपका क्या? HCl। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मुझे लगता है मॉर्निंग में ही हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ही बचा है आपको हमारे पास, हाइड्रोजन और इनर्ट गैस है। हो गया डन, फिर हमारी सेवा समाप्त।